सभी को नमस्कार। पिछले वीडियो में हम पाठ्य योजना के विभिन्न सोपानों की चर्चा कर रहे थे और हम प्रस्तावना तक पहुँचे थे। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, हम जो भी गतिविधियाँ प्रस्तावना से लेकर दत्त कार्य के अंतर्गत लिखते हैं, वे सारी गतिविधियाँ हमें कक्षा में आयोजित करनी पड़ती हैं। प्रस्तावना बनाने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। प्रस्तावना अलग अलग रूपों में बनाया जाता है। कहीं पर प्रस्तावना के 2 खंड होते हैं, एक शिक्षक क्रिया और दूसरा छात्र क्रिया। कहीं पर प्रस्तावना के अंतर्गत 3 खंड बनाए जाते हैं, एक क्रियात्मक बिंदु, दूसरा शिक्षक क्रिया और तीसरा छात्र क्रिया। कहीं कहीं पर प्रस्तावना के अंतर्गत 4 बिंदु बनाए जाते हैं, एक क्रियात्मक बिंदु, विषय वस्तु, शिक्षक क्रिया और छात्र क्रिया। एक बात आप स्पष्ट समझ लीजिए कि लेसन प्लान का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, इसीलिए अलग अलग प्रशिक्षण महाविद्यालयों के द्वारा लेसन प्लान को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित किया जाता है, मॉडिफाइड किया जाता है। तो उसमें कुछ कुछ बिंदु शामिल रहते हैं और कुछ बिंदुओं को हटा दिया जाता है। तो मैं सभी बिंदुओं पे चर्चा कर रहा हूँ। आपके प्रशिक्षण महाविद्यालय में जिस प्रकार का फॉर्मेट अप्रूव्ड होगा, जिस प्रकार का फॉर्मेट शिक्षकों के द्वारा बनाया जा रहा है, बताया जा रहा है, उसको आप फॉलो करें। तो यहाँ पर बात करते हैं प्रस्तावना होता क्या है। प्रस्तावना एक प्रकार से पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने के लिए कुछ प्रश्नों की श्रृंखला होती है और यह 3 से 5 प्रश्न होते हैं और यह सभी प्रश्न जो प्रस्तावना के अंतर्गत लिखते हैं, उन प्रश्नों को कक्षा में जाकर पूछा जाता है। प्रस्तावना के प्रश्न जब भी आप बनाते हैं, आपको कुछ बिंदुओं का ध्यान रखना आवश्यक है। प्रस्तावना के प्रश्न पूर्व ज्ञान पर आधारित होने चाहिए। पिछले वीडियो में मैंने बताया था, आपको याद होगा, एंटरिंग बिहेवियर या प्रविष्ट व्यवहार, जिसे हम पूर्व ज्ञान भी कहते हैं। तो प्रस्तावना पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए, यानी कि जो आपने प्रविष्ट व्यवहार या एंटरिंग बिहेवियर में लिखा है, उस आधार पर प्रस्तावना के प्रश्न बनाए जाने चाहिए। दूसरा, प्रस्तावना के प्रश्न सरल होने चाहिए। ऐसे प्रश्न होने चाहिए जो बच्चे आसानी से जिनका उत्तर दे पाएँ। प्रस्तावना के प्रश्न आपस में संबंधित होने चाहिए। ये प्रश्न क्रम में होने चाहिए और अंतिम प्रश्न, जिसे हम समस्या प्रश्न कहते हैं, उसका उत्तर मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। सामान्यतः प्यूपिल टीचर ये कोशिश करता है कि अंतिम प्रश्न ऐसा हो जिसका उत्तर ना मिले और उसी प्रश्न के आधार पर वो पाठ की शुरुआत करता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। कक्षा में 30 से लेकर 50 बच्चे होते हैं और आप जो समस्या प्रश्न बता रहे हैं, उस प्रश्न का उत्तर उन बच्चों में से कोई भी दे सकता है और जो समस्या प्रश्न आप बना रहे हैं, उन प्रश्न का उत्तर लेने का भी आपको प्रयास करना है, यानी बच्चों को उत्तर देने का बराबर अवसर भी आपको देना है। अब हम बात करते हैं कि प्रस्तावना के प्रश्न किस प्रकार से लिखे जाते हैं और किस प्रकार से हम समस्या तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए आप सामाजिक विज्ञान में से मुगल काल पढ़ा रहे हैं और मुगल काल के आपको प्रस्तावना के प्रश्न बनाने हैं। इसमें आप निम्न प्रश्न पूछ के आसानी से मुगल काल टॉपिक तक पहुंच सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न आप पूछते हैं, भारत की राजधानी क्या है? बच्चे जवाब देंगे, भारत की राजधानी नई दिल्ली है। दिल्ली में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराते हैं? इसका उत्तर आएगा लाल किला। अगला प्रश्न शिक्षक पूछ सकते हैं, लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? इसका उत्तर शाहजहां आएगा। अगला प्रश्न शिक्षक पूछ सकते हैं, शाहजहां किस वंश के शासक थे? तो ये जो चौथा प्रश्न होगा, यह आपका समस्या प्रश्न होगा और इस प्रश्न के माध्यम से आप प्रकरण पर पहुंचने का प्रयास करेंगे। तो इसका उत्तर आएगा शाहजहां मुगल वंश के शासक थे और इस तरह से आप प्रकरण पर पहुंच सकते हैं और आप उद्देश्य कथन करेंगे कि आज हम मुगल काल के विषय में अध्ययन करेंगे। मान लीजिए आप टॉपिक पढ़ाना चाहते हैं
प्राकृतिक आपदाएं, इसमें भी आप इसी प्रकार 4-5 प्रश्न पूछ सकते हैं। ऋतुएं कितने प्रकार की होती हैं? बच्चे उत्तर देंगे। ऋतुएं 3 प्रकार की होती हैं, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। फिर प्रश्न पूछा जा सकता है, वर्षा ऋतु में कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं? बच्चे आसानी से जवाब दे सकते हैं। वर्षा ऋतु में जल भराव की समस्या आती है, बाढ़ की समस्या आती है। अगला प्रश्न पूछ सकते हैं, बाढ़ के अलावा कौन कौन सी आपदाएं होती हैं? बच्चे जवाब दे देंगे। भूकंप, तूफान, चक्रवात, ये सारी समस्याएं आपदाओं के रूप में होती हैं। अगला प्रश्न आप पूछ सकते हैं, इन आपदाओं को क्या कहते हैं? तो ये जो आपका अंतिम प्रश्न होगा यह समस्या प्रश्न होगा और इस प्रश्न का उत्तर आएगा प्राकृतिक आपदाएं। इसमें आप उद्देश्य कथन कर सकते हैं कि आज हम प्राकृतिक आपदाओं के विषय में अध्ययन करेंगे। मान लीजिए गणित आप पढ़ाना चाह रहे हैं और उसके प्रस्तावना के प्रश्न बना रहे हैं। आपका टॉपिक है वृत्त का क्षेत्रफल। सामान्य से प्रश्न आप पूछ सकते हैं, परिवहन के साधन कौन कौन से हैं? बच्चे जवाब देंगे, कार, बस, ट्रेन इत्यादि। अगला प्रश्न आप पूछ सकते हैं, इन परिवहन के साधनों के पहिए किस आकृति के होते हैं? बच्चे जवाब दे देंगे कि ये जो पहिए जो है गोलाकार आकृति के होते हैं। अगला प्रश्न आप पूछ सकते हैं, गोलाकार आकृति को गणित की भाषा में क्या कहते हैं? बच्चों का जवाब संभवतः आ जाएगा कि गोलाकार आकृति को गणित की भाषा में वृत्त कहते हैं। अगला प्रश्न आप पूछ सकते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है? और यह आपका समस्या प्रश्न होगा। इस समस्या प्रश्न के आधार पर आप प्रकरण पर पहुंच सकते हैं कि आज हम वृत्त के क्षेत्रफल के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार आप प्रस्तावना के प्रश्न का निर्माण कर सकते हैं और आपको ध्यान में रखना है कि आप जो 4-5 प्रश्न प्रस्तावना के बना रहे हैं उन्हीं प्रश्नों को आपको क्लास में जाकर पूछना भी है। सामान्यतः देखा जाता है कि बच्चे पाठ्य योजना में प्रश्न कुछ और बनाते हैं और कक्षा में जाकर दूसरे प्रश्न पूछते हैं या जो प्रश्न बना कर गए हैं उन प्रश्नों को न पूछकर दूसरे प्रश्न कक्षा में पूछे जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए एक छात्राध्यापक को। प्रस्तावना का जो अंतिम प्रश्न होता है, समस्या प्रश्न, प्रॉब्लम क्वेश्चन या प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन, इस प्रश्न के बाद हम उद्देश्य कथन पर पहुंचते हैं। उद्देश्य कथन, स्टेटमेंट ऑफ द एम, जिस टॉपिक को हमको पढ़ाना है उस टॉपिक पर पहुंचते हैं। उस टॉपिक को हम ऊंची आवाज़ में कक्षा के सामने बोलते हैं और इसको इस प्रकार बोला जा सकता है कि आज हम वृत्त के क्षेत्रफल के विषय में अध्ययन करेंगे, आज हम मुगल काल के विषय में अध्ययन करेंगे, आज हम प्राकृतिक आपदाओं के विषय में अध्ययन करेंगे। और टॉपिक को बोलने के बाद उस टॉपिक को श्यामपट्ट पर लिखा जाएगा, यानी ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाएगा और ब्लैक बोर्ड के टॉप में आपको टॉपिक लिखना है और जैसे आप टॉपिक लिखते हैं उसको अंडरलाइन करके पूरे ब्लैक बोर्ड को 2 भागों में बांट लीजिए और एक तरफ से लिखना प्रारंभ करेंगे और एक तरफ लिखने के बाद फिर दूसरी ओर हम जाएंगे। ब्लैक बोर्ड में बार बार लिखना और बार बार मिटाना अच्छा नहीं होता है, इसके लिए हमको ब्लैक बोर्ड को 2 भागों में बांटना चाहिए और एक तरफ से लिखना चाहिए और पूरा लिखने के बाद दूसरी ओर जाना चाहिए। अब हम आते हैं प्रस्तुतिकरण के सोपान पे। प्रस्तुतिकरण में भी हम देखते हैं कि अलग अलग लेसन प्लान में अलग अलग प्रकार के खंड बनाए जाते हैं। इसे भी हम 3-4 अलग अलग प्रकार में समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला आप देखते हैं कि कुछ लेसन प्लान 2 अन्विति में बनाए जाते हैं, यानी 2 यूनिट में बनाए जाते हैं और प्रत्येक यूनिट के बाद बोध प्रश्न पूछा जाता है, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन पूछा जाता है, या दोनों अन्विति के बाद पुनरावृत्ति के प्रश्न या रिकैपिचुलेशन के प्रश्न पूछे जाते हैं और बाद में कक्षा कार्य और गृह कार्य के साथ लेसन प्लान का समापन किया जाता है। कहीं कहीं पर हम यह भी देखते हैं कि एक ही अन्विति में पढ़ाया जाता है और अंत में पुनरावृत्ति के प्रश्न, कक्षा कार्य और गृह कार्य दिए जाते हैं और जो बोध प्रश्न होते हैं वह बोध प्रश्न
प्रस्तुतिकरण के दौरान बीच बीच में बच्चों से पूछे जाते हैं। जहाँ पर 2 अनुवृत्ति में पढ़ाए जाते हैं वहाँ पर प्रस्तुतिकरण का जो फॉर्मेट होता है वो 4 भागों में विभाजित किया जाता है। विषय वस्तु, शिक्षक कार्य, छात्र कार्य और श्यामपट्ट कार्य। और जहाँ पर एक ही अनुवृत्ति में पढ़ाया जाता है वहाँ पर क्रियात्मक बिंदु, विषय वस्तु, शिक्षक कार्य, छात्र कार्य और श्यामपट्ट कार्य, इस तरह से आप देखते हैं 5 कॉलम बनाए जाते हैं। एक और तरीका सामान्यतः हम देखते हैं जिसमें श्यामपट्ट कार्य को प्रस्तुतिकरण के कॉलम में शामिल नहीं किया जाता है और श्यामपट्ट कार्य को प्रस्तुतिकरण के बाद अलग से एक खंड बनाकर प्रस्तुत किया जाता है। जितना भी श्यामपट्ट कार्य आपने किया है, जो भी बिंदु आपने श्यामपट्ट पर लिखा है या लिखने वाले हैं, उन सभी को आप अलग से प्रस्तुतिकरण के बाद एक बॉक्स बनाकर उसमें लिख देते हैं। तो जैसा मैंने पहले कहा कि लेसन प्लान का कोई फिक्स फॉर्मेट या स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है और स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं होने के कारण अलग अलग महाविद्यालय के द्वारा अलग अलग प्रकार से लेसन प्लान बनवाया जाता है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपकी टीचर या आपके महाविद्यालय में जैसा बनवाया जा रहा है वैसा आप बनाएं, लेकिन जो महत्वपूर्ण सोपान है, महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इसको समझना आवश्यक है। प्रस्तुतिकरण के जो कॉलम बनाए गए हैं उन कॉलम को थोड़ा सा समझ लीजिए आप। जैसे आप 2 अनुवृत्ति में बनाते हैं, विषय वस्तु, शिक्षक कार्य, छात्र कार्य, श्यामपट्ट कार्य, तो इसमें बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है। विषय वस्तु यानी कि जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उसकी विषय वस्तु आप यहाँ पर लिखेंगे। मान लीजिए आप ज्वालामुखी पढ़ा रहे हैं तो शिक्षक ज्वालामुखी का अर्थ बता रहा है तो विषय वस्तु में ज्वालामुखी का अर्थ आ जाएगा। और छात्र उस समय यदि कॉपी में नोट कर रहे हैं तो उसमें लिखा जा सकता है कि छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं या महत्वपूर्ण बिंदुओं को कॉपी में नोट कर रहे हैं। और श्यामपट्ट कार्य में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन बिंदुओं को श्यामपट्ट कार्य में लिखा जाएगा और क्रमशः ऐसा चलता रहेगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। समस्या वहाँ पर आती है जहाँ पर क्रियात्मक बिंदु लिखा जाता है। जैसा भी मैंने कहा कि कुछ लेसन प्लान ऐसे होते हैं जिसमें क्रियात्मक बिंदु, विषय वस्तु, शिक्षक कार्य, छात्र कार्य और श्यामपट्ट कार्य 5 कॉलम बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो क्रियात्मक बिंदु का जो कॉलम है ये थोड़ा सा समस्याजनक होता है, इसको थोड़ा समझना आवश्यक है। विषय वस्तु में आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसका आप शीर्षक लिखते हैं, हेडिंग लिखते हैं। शिक्षक कार्य में शिक्षक जो क्रिया कर रहा है, यदि वो व्याख्यान दे रहा है तो व्याख्यान के 1-2 लाइन को उसमें लिखेंगे। स्वाभाविक है जब शिक्षक जो है व्याख्यान दे रहे हैं तो छात्र उस व्याख्यान को सुन रहे हैं और उसमें उसके जो महत्वपूर्ण बिंदु होंगे उसको श्यामपट्ट में आप लिखेंगे। और जब शिक्षक व्याख्यान करता है तो क्रियात्मक बिंदु के अंतर्गत आप लिख सकते हैं व्याख्यान प्रविधि। वैसे ही शिक्षक जब प्रश्न करते हैं तो क्रियात्मक बिंदु में आप लिखते हैं प्रश्नोत्तर प्रविधि। और लगातार जब शिक्षक प्रश्न करते हैं तो वहाँ पर आप विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे। यानी शिक्षक जो क्रिया कर रहे हैं उन क्रियाओं से संबंधित क्रियात्मक बिंदु यहाँ पर आप लिखेंगे। क्रियात्मक बिंदु के अंतर्गत शिक्षण प्रविधि, शिक्षण सूत्र, शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण कौशल इत्यादि जितने भी बिंदु हैं उन सब बिंदु को यहाँ पर लिखेंगे। मान लीजिए शिक्षक शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं तो क्रियात्मक बिंदु में आप लिखेंगे प्रदर्शन प्रविधि। मान लीजिए शिक्षक ऐसे किसी बिंदु को बता रहा है जो शिक्षण सूत्रों पर आधारित है तो वहाँ पर आप उस शिक्षण सूत्र को लिखेंगे। जैसे पहले मैंने बताया कि ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र हम प्रयोग में लाते हैं। मान लीजिए शिक्षक ऐसा कोई बिंदु व्याख्यान के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं जो ज्ञात से अज्ञात की ओर सूत्र को व्यक्त करता है या प्रदर्शित करता है तो क्रियात्मक बिंदु में आप ज्ञात से अज्ञात की ओर लिखेंगे। तो इस तरह से जो भी शिक्षक कार्य किया जा रहा है उस शिक्षक कार्य से संबंधित क्रियात्मक बिंदु आप क्रियात्मक बिंदु के अंतर्गत लिखेंगे। इस तरह धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ेंगे। प्रस्तुतिकरण में हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि ये प्रश्न छात्रों को
सक्रिय रखते हैं, छात्रों को क्रियाशील रखते हैं। और जैसा कि मैं पहले के व्याख्यान में भी बता चुका हूँ कि छात्रों की सहभागिता पाठ में बहुत ज़रूरी है और छात्रों की सहभागिता शिक्षण सहायक सामग्री के माध्यम से, प्रश्न के माध्यम से और अन्य तरीकों से आप प्राप्त कर सकते हैं। और एक शिक्षक को ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों की सहभागिता प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए प्रश्न हमारी सहायता करते हैं। प्रस्तुतिकरण के बाद हम अनुप्रयोग एप्लीकेशन में पहुंचते हैं। एप्लीकेशन को ही पुनरावृत्ति के प्रश्न कहा जाता है, लेकिन यहाँ पुनरावृत्ति के प्रश्न और एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग में थोड़ा सा हमको अंतर करना पड़ेगा। अनुप्रयोग में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो उस पाठ के मूल भावों से संबंधित होता है। जो आपने प्रस्तुतिकरण के दौरान पूछा है सेम उन्हीं प्रश्नों को आप अनुप्रयोग के अंतर्गत नहीं पूछते हैं। कुछ ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिससे विद्यार्थियों के नॉलेज की जांच होती है और यह प्रश्न 4 से 5 हो सकते हैं और इन प्रश्नों का उत्तर आपको कक्षा में ही प्राप्त करना है। फिर उसके बाद हम पहुंचते हैं कक्षा कार्य। कक्षा कार्य में हम सामान्यतः वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछते हैं और कक्षा कार्य के प्रश्न को आप लपेट श्यामपट्ट में लिखकर लेके जाते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि कक्षा कार्य के प्रश्न वस्तुनिष्ठ होने चाहिए और कक्षा में ही उसे करवाए जाने चाहिए। यह भी 4 से 5 प्रश्न हो सकते हैं। इसी प्रकार से गृह कार्य के प्रश्न आप निबंधात्मक प्रकृति के दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। गृह कार्य के प्रश्न को भी आप लपेट श्यामपट्ट पर लिखकर लेके जाते हैं और यह लपेट श्यामपट्ट पर कक्षा कार्य गृह कार्य दोनों को प्रदर्शित किया जाता है। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।